Hello friends, in today's video we are going to talk about disease that is CTEV. इसको हम लोग कहते हैं कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवेरस डिफॉर्मिटी। ओके, और नॉर्मली इसको हम लोग क्लब फुट डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। और जब भी कभी एक नवजात बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये डिफॉर्मिटी नॉर्मली देखने को मिलती है, कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवेरस डिफॉर्मिटी। अब नाम थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, पर हम लोग इसको सुलझाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शब्दों को हम तोड़ते हैं। कंजेनाइटल का मतलब होता है बचपन से। ठीक है, कंजेनाइटल मतलब होता है बचपन से। और टेल्पस का मतलब होता है फिट। फिट मतलब आपके पैर के मतलब पंजे, जो बच्चे के पैर के पंजे होते हैं उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है। अब क्या डिफॉर्मिटी होती है उस पर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा क्या? कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवेरस, है ना। तो इक्विनोवेरस क्या होता है ये हम आगे अभी देखते हैं। चलो, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर इन इंडिया इज CTEV, कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवेरस, जिसको हम लोग क्लब फुट डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। इंडिया में ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में, कंजेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन है। कंजेनाइटल मतलब बचपन से होने वाला हड्डी से रिलेटेड विकार, जो छोटे बच्चों में मोस्ट कॉमन है वो CTEV ही है इंडिया में। जबकि अदर वर्ल्ड में माना जाता है, बाकी देशों में ये माना जाता है कि वहाँ का जो मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है वो है डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ऑफ हिप, है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं कॉजेज क्या होते हैं। तो बेसिकली CTEV का जो भी कॉज है वो एडियोपैथिक है। कौन कॉज हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, अननोन कॉज है। एडियोपैथिक मतलब होता है अननोन। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना। न्यूरल ट्यूब, एक न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है जब बच्चा बनता है ना, तो माँ के पेट में न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। और इसी न्यूरल ट्यूब से ही वेरियस ऑर्गन्स और पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो यही माना जाता है कि न्यूरल ट्यूब में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये हो सकता है CTEV का एक कोई कॉज हो। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन इन फर्स्ट बॉर्न मेल बेबीज। अगर किसी माता के दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और पहला बच्चा मेल है दूसरा बच्चा फीमेल है, तो मोस्ट कॉमनली CTEV अगर दिखना होगा तो वो मेल बच्चे में दिखेगा, वो भी फर्स्ट मेल जो होगा। मतलब अगर मैं मानूं कि एक माता जी के 3 बच्चे हैं, पहला मेल था, दूसरा फीमेल आया, तीसरा फिर मेल आया, ठीक है, तो इन दोनों मेल्स में से CTEV किसमें मोस्ट कॉमनली चांसेस है देखने मिलेगी? फर्स्ट मेल बेबी में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली बोला गया। बायलेटरल इन नेचर, बायलेटरल मतलब कि हमेशा ये कभी एक पैर में नहीं होगा, ये होगा तो दोनों पैरों में ही होगा। देखो यहाँ पे, देखो आप ये देख रहे हो, दोनों पैरों में। जो नॉर्मल फुट इस तरह से होना चाहिए था वो पूरा एक तरफ की तरफ टिल्ट हो गया है ना। ये देखो बायलेटरल इन नेचर। यहाँ पर भी देखो आप, छोटे बच्चे के दोनों पैरों में ये चीज़ डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। सो इट इज़ इडियोपैथिक इन नेचर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से होता है ये, ऐसा माना जाता है, एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फर्स्ट बॉर्न इन मेल बेबीज, फर्स्ट बॉर्न मेल बेबीज में ज़्यादातर चांसेस होते हैं, और बायलेटरल इन नेचर होता है। अब देखो आप, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमारी डिजीज़ का नाम है CTEV। CTEV का मतलब मैंने आपको समझाया, कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवेरस। ठीक है, कंजेनाइटल मतलब बचपन से, है ना। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ। कंजेनाइटल का मतलब बचपन से, टेल्पस मतलब फिट। ठीक है, अब इक्विनस क्या होता है और वेरस क्या होता है ये हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर किसी बच्चे का पैर बाहर की तरफ मुड़ गया है, मतलब अगर ये किसी बालक के पैर हैं, ये बालक के पैर हैं, और इसके जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ ऐसे करके मुड़ गए हैं, है ना। बाहर की तरफ अगर मुड़ गए हैं, बाहर की तरफ टिल्ट हो गए, ये देखो ना, बाहर की तरफ ये टिल्ट हो गए, ये उंगली आ रही हैं और ये ऐसे अंगूठा आ रहा है, बाहर की तरफ टिल्ट हो गए, मतलब ये इधर की ओर देख रहे हैं, है ना।
इसी तरह दूसरा पैर होगा जिसका जो पंजा होगा वो इस तरफ रहेगा, तो इसको हम कहते हैं टेल्पिस वैल्गस। टेल्पिस मतलब पंजे और वैल्गस मतलब शरीर से दूर जा रहा है, दूसरी तरफ फेस कर रहा है, इसको टेल्पिस वैल्गस कहते हैं। अगर यही शरीर के अंदर की तरफ फोकस करे, मतलब कुछ इस तरह से ये हो जाए, है ना, जो बच्चे के पंजे हैं वो अंदर की ओर टिल्ट हो जाए, तो इसको हम लोग टेल्पिस वैरस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, वैरस टर्म आया है। CTEV का जो वी है वो वैरस से रिलेटेड है, मतलब बच्चे के जो पैर है वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। अगला देखो, टेल्पस इक्विनस क्या होता है। टेल्पस इक्विनस मतलब होता है कि जो अगर ये एक हम यहाँ पर लाइन खींच लें, इमेजिनरी लाइन खींच दें, तो बच्चे के जो पंजे हैं वो देखो, पंजा हवा से ऊपर रहेगा और जबकि इसका जो टो है वो नीचे रहेगा। मतलब बच्चा इस तरह से चलेगा कि इसका जो पीछे का पैर है वो ऊपर उठा हुआ रहेगा और आगे से आगे के पंजे के बल, आगे अंगूठे के बल चलेगा, तो इसको हम कहते हैं टेल्पस इक्विनस। ठीक है, और अगर ये बच्चा हील के बल चल रहा है, एड़ी के बल चल रहा है, ये पे ये आगे का जो टो पोर्शन है वो हवा में है, तो इसको हम कहते हैं टेल्पस कैल्केनियस। याद रखना, टेल्पस कैल्केनियस के केसेस बहुत कम होते हैं, बहुत मतलब ना के बराबर ही केसेस देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली टेल्पस इक्विनस ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक अभी थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कंजेनाइटल टेल्पस इक्विनोवायरस का मतलब क्या होता है, कि बच्चे के जो पैर हैं वो बचपन से ही, बच्चे के जो फीट हैं, जो पंजे हैं पैर के, वो आगे की ओर से उठे हुए रहते हैं, इक्विनो है, इक्विनोस आप इक्विनस ले लेना, आगे की ओर उठे रहते हैं। और वैरस है, वैरस मतलब शरीर के अंदर की ओर मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आगे की ओर उठे हुए, शरीर के अंदर की ओर मुड़े हुए। अब आप यहाँ पर देखो, ये जब आप डायग्राम अब देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। आप देख सकोगे इसमें कि बच्चे के पंजे, अभी इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, छोटा बच्चा है ना, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा और इसके ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आपको समझ में आएगा कि एक तो बच्चे के पैर हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, है ना, और ये बच्चा जब चलना शुरू करेगा तो ये हील को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, इसकी जो एड़ियां हैं इसको ऊपर उठाएगा और अंगूठे के बल चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि वही इसकी एक कंफर्टेबल पोजीशन बन पाएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं CTEV। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो डायग्नोसिस, अगर बच्चा अभी अभी मम्मी के पेट में ही है, ठीक है, माता के पेट में है, तो हम लोग सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं। इस केस में 24 हफ्ते के अंदर अंदर अगर सोनोग्राफी करवा ली गई है, अगर 24 हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी है या फिर एमिनोसेंटेसिस नाम का एक प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म किया है, तो CTEV का डायग्नोसिस बन सकता है कि आने वाले बच्चा CTEV से पीड़ित रहेगा। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर में, एंटीनेटल मतलब जिस समय पर बच्चा माँ के पेट में है वो एंटीनेटल केयर कहलाता है। उस समय पर 24 हफ्ते के अंदर अंदर जांच हो जानी चाहिए। अगर सोनोग्राफी में, मतलब 24 हफ्ते के अंदर अंदर सोनोग्राफी या एमिनोसेंटेसिस नाम के प्रोसीजर में ये CTEV नाम की डिजीज डायग्नोज की जा सकती है। अगर बच्चा पैदा हो गया है, बर्थ हो चुकी है, तब हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि इसको CTEV है कि नहीं है। उसके लिए लिखते हैं इनएबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट डॉर्सम ऑफ फीट विद द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग। क्या लिखा हुआ है, इनएबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट डॉर्सम ऑफ फीट विद द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग। अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो थोड़े से मेडिकल रिलेटेड हैं, थोड़े से टिपिकल टर्म्स हैं, थोड़े से तकलीफ देने वाले हैं, तो इनको हम आराम से समझते हैं। क्या लिखते हैं कि बच्चे के जो पैर हैं, देखो अगर ये पैर है और ये पैर का एरिया और ये पंजा है पैर का, तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चे का जो, बालक का जो पैर है, पैर का पंजा है ना, पैर का पंजा मतलब अगर मैंने कहा ना ये पंजा है, ठीक है, तो इसमें ये पार्ट हुआ डॉर्सम और नीचे वाला हुआ वेंट्रल। अगर ये मेरे पैर का पंजा है तो ऊपर वाला पार्ट हुआ डॉर्सल, डॉर्सम, और नीचे वाला हुआ वेंट्रल। ठीक है, मतलब अगर ये बालक का पैर है तो ये वाला हुआ डॉर्सम और इसके जो नीचे वाला पार्ट है जिसके बल ये चलता है वो पार्ट हुआ वेंट्रल। ठीक, तो लिखते हैं कि छोटा बच्चे का जो पैर है वो आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हो कि इस बालक के जो पैर हैं ये कैसे मोड़ रखे हैं कि इसका जो डॉर्सल पार्ट है ना, डॉर्सल पार्ट ऑफ फिट जो है, जो इसके फिट का डॉर्सल पार्ट है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग से ज्वाइन हो रहा है। दिख रहा है आपको, मैंने क्या समझाया,
जो फिट का डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट ऑफ फिट जॉइंट्स विथ एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग, उससे ज्वाइन हो जा रहा है आराम से, फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चे की बॉडी, ठीक है। लेकिन जिनको सीटीईवी की समस्या होती है वो बच्चे इस काम को अनेबल रहते हैं, इनेबिलिटी रहती है, वो अपने पैर मतलब उनके पैर ज्वाइन नहीं हो पाते। तो पैदा होने के बाद यानी बर्थ होने पर एक ये टिपिकल सिंबल हमको देखने को मिलता है जिससे हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे को सीटीईवी है या नहीं है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक बताया गया फ्रेंच टेक्निक। फ्रेंच टेक्निक में बोला गया कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ, 30 मिनट्स तक उससे बेबी की मालिश करवाओ, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू ऑफ पेरोनियल मसल्स, मतलब ये जो पेरोनियल मसल्स आपको देखने को मिल रही हैं, इन पेरोनियल मसल्स पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद रिडक्शन मेंटेन्ड बाय एडेसिव टेपिंग, कुछ टेपिंग्स करो, एडेसिव टेपिंग्स करो, और इसको जो इधर की तरफ जैसे टिल्ट हो गया ना एक साइड में, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। मतलब अगर यहाँ पर ऐसे करके पैर, ये नॉर्मली लेग्स हैं बेबी के, अगर ये इस तरह से अंदर की ओर टिल्ट हो गए हैं, है ना, अंदर की ओर टिल्ट हो गए, तो आप इसको स्ट्रेट करके और थोड़ा सा टेपिंग वेपिंग करके इसको कोशिश करो इधर की ओर टिल्ट करने की। बट ये फ्रेंच टेक्निक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें एडवांसमेंट्स नहीं हो पा रहे थे, ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इसलिए नेक्स्ट टेक्निक है, इसको हम लोग बोला काइट्स मेथड। काइट्स मेथड में लिखा गया कि काइट्स मेथड को मेनली अब मदर फॉलो करें, हम बाहर से किसी थेरेपिस्ट को नहीं बुलाएंगे, यहाँ पर माता ही बच्चे के पैरों को खींच खींच करके ठीक करेगी, ठीक है। तो काइट्स मेथड में बोला गया कि मम्मी ही मेन मैनिपुलेशन करेंगी, मम्मी अगर बच्चे खींचने पर बच्चा रो रहा है तो मम्मी उसको दूध पिलाएं, उसको चुप कराएं, उसके बाद वापस से उसके पैरों को मसाज कर करके खींच खींच के उसको सीधा करें। इसमें भी कुछ रूल्स बताए गए कि सबसे पहले 4 फुट एडक्शन बोला गया, यानी द इनवर्ड टर्निंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द फुट इज करेक्टेड फर्स्ट। अगर बच्चे के पैर ऐसे ऐसे हो रखे हैं, अंदर की ओर टर्न हो रखे हैं, तो पहले आप इस टर्न को क्लियर करो, है ना। अगर बच्चे के पैर, आपने पीछे डायग्राम्स में भी देखा था कि बच्चे के पैर अगर इस तरह से अंदर की ओर टर्न है, तो पहले आप इन टर्निंग्स को सीधा करो, है ना। उसके बाद लिखते हैं हील वेरस सबसे पहले, और उसके बाद दूसरा स्टेप था कि आपने इनको ओपन किया, अब हील को ठीक करो, बच्चे के पैर उठे हुए थे तो उसको आप लेवल पर लेकर के आओ, हील वेरस बोला। एंकल इक्विनेस बोला गया, तीसरा पॉइंट, है ना। तो एंकल करेक्शंस बोला गया। ये सारी चीज़ें 3 स्टेप्स में फॉलो करनी होती हैं, इसको बोला गया काइट्स मेथड। तो काइट्स मेथड भी फॉलो किया गया, बट इसका भी रिजल्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आया, एज पर द डिमांड उतना इफेक्टिव नहीं आया। तो फॉलो किया गया पॉन्सेटी मेथड, पॉन्सेटाई मेथड भी बोलते हैं। पॉन्सेटाई मेथड में इफेक्टिव था, इसमें की गई सीरियल कास्टिंग। कास्टिंग मतलब कि हमने इससे पहले के मेथड्स देखे जिसमें किसी भी तरह का कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं था और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स या किन्हीं टूल्स का यूज़ कर रहे थे, सिंपली मसाज कर रहे थे हम लोग, है ना। लेकिन पॉन्सेटी मेथड एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड आया। इसमें बोला गया कि सबसे पहले आप बच्चे की सीरियल कास्टिंग करो। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और आपको पता चल गया कि इसमें सीटीईवी है, तो आप इसकी सीरियल कास्टिंग करो। सीरियल कास्टिंग का मतलब हुआ प्लास्टर चढ़ाना, ठीक है। तो प्लास्टर चढ़ाने में आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि सबसे पहले बच्चे के पैर किस कंडीशन में थे। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये देखो बच्चे के पैर एकदम एल शेप में थे, है ना। तो इसका जो कास्ट बनाया गया, इस पर जो प्लास्टर चढ़ाया गया वो कुछ ऐसा था। कितने दिन तक कास्ट चढ़ाया गया इस पर, तो आप बताओगे कि सर इस पर पहला कास्ट जो होता है वो 6 से 7 दिन तक चढ़ाया जाता है, 6 से 7 दिन तक पहला कास्ट, ठीक है। ये देखो आप एल शेप, और पहला कास्ट जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके 1 हफ्ते तक उसको प्लास्टर चढ़ा रखें पैर में, दोनों पैरों में। बायलेटरल इंजरी है तो दोनों पैरों में इसको चढ़ाते हैं। हफ्ते भर बाद बच्चा फिर से आए तो अगले हफ्ते के लिए, मतलब हर हफ्ते में इसमें प्लास्टर चेंज होते हैं, अगले हफ्ते के लिए फिर आप इसमें अगला प्लास्टर चढ़ाओ तो आप हल्की सी डिफॉर्मिटी आपको ठीक होती दिखेगी, ठीक। तो आपने सेकंड कास्ट चढ़ाया अगले 6 से 7 दिन में, ठीक। 2 हफ्ते हो गए, तीसरे हफ्ते में फिर बच्चा आएगा। अब देखो हल्का हल्का सा पैर आपको स्ट्रेट देखने को मिलने लगेगा। तीसरे हफ्ते में फिर से इस पर नया प्लास्टर चढ़ाओ, उसको थर्ड कास्टिंग बोला गया। चौथे हफ्ता आएगा, चौथे हफ्ते में बच्चे को
फिर से प्लास्टर चढ़ाओ अगले हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते हो गए। 5वें हफ्ते में आप देख अब देखो, चौथे हफ्ते में पैर स्ट्रेट हो गया है, लेवल पर आ गया है, लेकिन अभी भी उसको रिपोजिशन करना बाकी था। तो 5वें हफ्ते के लिए हमने फिर से उसके ऊपर कास्टिंग करी और 5वें हफ्ते पर हमने फिर से उस पर प्लास्टर चढ़ाया। तो अभी आपने क्या किया, कास्टिंग करी है। इसको बोलते हैं पॉन्सेटाई मेथड। पॉन्सेटाई मेथड में हमने 5 हफ्ते तक लगातार, बच्चा जब पैदा हुआ उसके पैदा होने से 5 हफ्ते तक लगातार उसकी कास्टिंग करी, उसके पैरों पर प्लास्टर चढ़ाया। अब 5 हफ्ते तक लगातार जब आप प्लास्टर चढ़ाएंगे तो आपको लगेगा, 5वें हफ्ते में आपको लगेगा कि यार इसके पैर तो अब हो गए हैं स्ट्रेट, यानी हमारा बेबी हो गया है ठीक। तो आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि हाँ सर बेबी तो ठीक हो गया है। लेकिन जब असली में बच्चा ऐसे आता है तो 5 हफ्ते में उसके जो पैर हैं, अगर आपने कह दिया कि हाँ पॉन्सेटाई मेथड की कास्टिंग से हमने 5 हफ्ते में बच्चे के पैर ठीक कर दिए हैं, तो बच्चा घर जाएगा, खेलेगा कूदेगा, थोड़ा सा नॉर्मल होगा, उसके बाद हफ्ते भर बाद फिर आ जाएगा और फिर से उसके मम्मी पापा बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो फिर से उतना ही टेढ़ा हो गया जितना आपने पहले हफ्ते में किया था। मतलब रिकरेंट कंडीशन है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है कास्टिंग से। कास्टिंग के बाद हमें कुछ और स्टेप्स का पालन करना चाहिए। देखते हैं आगे के स्टेप्स क्या है। मतलब समझाने का मतलब ये था कि आपने कास्टिंग कर दी, इसका मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो कि हमने CTIY को ठीक कर दिया है। देखो, कास्टिंग के बाद 5 हफ्ते की कास्टिंग के बाद अब आप उसको डेनिस ब्राउन स्प्लिंट पहनाना शुरू करेंगे। छोटे बच्चे को दिन में जब वो चलना शुरू करेगा तो आप उसको डेनिस ब्राउन स्प्लिंट पहनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये स्पेशल डिज़ाइन होती है जो भी इक्विनोवायरस से सफ़र होते हैं, क्लब फुट से मेनली सफ़र करते हैं। ये इसलिए हम पहना रहे हैं ताकि, क्योंकि अब कास्टिंग हो चुकी है ना, कास्टिंग फिर से नहीं करनी है। कास्टिंग दोबारा रिपीट की जगह अब डेनिस ब्राउन स्प्लिंट पहनाना शुरू किया जाएगा। डेनिस ब्राउन स्प्लिंट हम लोग करीब करीब उसके बाद पहनाते रहेंगे 5 साल तक बच्चों को डेनिस ब्राउन स्प्लिंट पहनाएंगे। और डेनिस ब्राउन स्प्लिंट के बाद दिन में डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, और रात में जब बच्चा सोए तो उसमें CTEV शूज़ भी यूज़ करते हैं। उसके बाद CTEV शूज़ में कुछ खासियत होती है कि CTEV शूज़ का जो बॉर्डर होता है, आप ये जो बॉर्डर देखोगे, ये बॉर्डर एकदम स्ट्रेट होता है ना। ये बॉर्डर एकदम आपको देखने में स्ट्रेट मिलेगा। इसमें किसी भी तरह की हील देखने को नहीं मिलेगी, हील इसमें नहीं होती है। तो ये CTEV शूज़ की खासियत होती है। 9 महीने तक हम बेबी को ये सारी चीज़ें पहनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ये तो लाइफ टाइम उसके साथ चलते रहते हैं। 9 साल तक 8 साल तक ऐसे करके बच्चे पहनते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए दिया जाता है। अब हम अगले केस को देखते हैं कि अगर आपके पास एक बेबी आया है जिसकी जो पैदा होते ही नहीं आया, पैदा होते ही आता तो हम उसमें कास्टिंग कर देते। ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा आया है जो 1 साल से 5 साल की उम्र के बीच में है और उसको क्लब फुट है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो नॉर्मली आप ऑपरेशंस के नाम याद रखना। इसमें टर्कोज ऑपरेशन और मैककेलीज एक्सटेंडेड रिलीज ऑपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर कोई बेबी आप पे आया है जो 5 साल का हो चुका है उसके बाद आ रहा है, मतलब पेरेंट्स ने पहले ध्यान नहीं दिया कि ठीक हो जाएगा, मालिश वालिश करी, काइट्स मेथड फॉलो किया, बट ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे उस केस में? 5 साल के बाद बच्चा आया है, पैर पूरी तरह से टिल्टेड हो चुके हैं, तो ऑपरेशन ही एक आखिरी उपाय आपके पास बचता है। और इस केस में हम लोग लेंट ब्लाउ ऑपरेशन करवाते हैं, या फिर ड्वेनल्स ऑस्टियोटॉमी करवाते हैं, और या फिर एवन डिल्वन ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। ठीक है, इन ऑपरेशंस की डिटेल अगर आप बोलोगे तो मैं रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम केवल ऑपरेशन के नाम याद रखेंगे कि 5 साल की उम्र के बच्चे में क्या ऑपरेशंस करवाने होते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चा है जो 10 साल के बाद आपके पास आया है कि क्लब फुट उस पर अभी भी है और 10 साल हो गए उसको, तब आप क्या करोगे? तो मेनली इस केस में हम ट्रिपल आर्थोडेसिस करते हैं। 3 जॉइंट्स को, उस बच्चे के पैर जो मुड़ गए हैं उसके 3 जॉइंट्स को काटते हैं। 3 जॉइंट्स को काट करके हम उनको फिर से जोड़ते हैं। अगर ये बच्चे का एक नॉर्मल पैर है, ठीक है, और ये एक बच्चे का टिल्टेड पैर है, मुड़ा हुआ पैर है, तो इस केस में हम इस बच्चे के 3 जॉइंट्स को काटेंगे। ठीक है, यहाँ से एक जॉइंट, यहाँ से दूसरा जॉइंट, यहाँ से कैलकेनियस जॉइंट, इन 3 जॉइंट्स को काट करके इनको हम इधर की ओर एक्सटेंड करके सीधा करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। 3 जॉइंट्स कौन कौन से मेनली जो होते हैं जो इन्फेक्ट हो जाते हैं इसमें, जो तो एक होता है TW, एक होता है TC, एक होता है CC। TW मतलब हो गया टैलो नेविकुलर जॉइंट, TW इन द सेंस इसको TN कर लेना है ना, ये गलत टाइप हो गया, TN टैलो नेविकुलर जॉइंट, टैलो कैल्केनियल जॉइंट, कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट। इन 3 जॉइंट्स को कट करके हम लेग को स्ट्रेट करते हैं। ठीक, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिजीज। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द CTEV, दैट इज कंजेनाइटल टैल्पस इक्विनोवायरस डिफॉर्मिटी। एग्जाम पर्पस के व्यू से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक ऑर्थो, अगर आप ऑर्थो डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हो तो उसमें भी बेसिक्स ये हमें पता होनी चाहिए कि क्लब फुट का क्या इलाज है, किस किस स्टेज पे हमें क्या करना होता है। अगर आप इलाज नहीं भी कर रहे हो तो आप अपने रिलेटिव या अपने आसपास में किसी को सजेस्ट कर सकते हो इस वीडियो से कि हाँ, क्लब फुट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसमें हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कास्टिंग का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर एक कास्टिंग कर दो 5 हफ्ते तक सेम, नहीं, हर हफ्ते आपको कास्टिंग चेंज करनी होती है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट कंजेनाइटल टैल्पस इक्विनोवायरस डिफॉर्मिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।